पिछले 50 सालों में जितनी भी वॉर्स लड़ी गई हैं, उनमें से शायद सबसे भयानक 1980 में लड़ी गई ईरान और इराक की वॉर है, जो 8 साल तक चली थी और जिसके नतायज आज भी मिडिल ईस्ट भुगत रहा है। इस एक वॉर ने मिडिल ईस्ट के सारे डायनामिक्स चेंज कर दिए और आज मिडिल ईस्ट में जो आग हम देख रहे हैं, इसके ताने बाने 1980 की इसी वॉर से जाकर मिलते हैं। सच यह है कि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1980 की ईरान इराक वॉर के बारे में, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये है ईयर 1979। ईरान में इस वक्त एक जबरदस्त रेवोल्यूशन चल रही है। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो पिछले 26 सालों से ईरान पर हुकूमत करने वाले शाह को हटाकर एक इस्लामिक लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को लाना चाहते हैं। ईरानी लोग शाह को अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स का वफादार समझते हैं, क्योंकि 1953 में यूएसए और यूके ने उस वक्त के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ईरानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कू करवाकर मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का किंग बनाया था। ये प्रोटेस्ट्स इतनी शिद्दत पकड़ते हैं कि आखिरकार 11 फरवरी 1989 को शाह ऑफ ईरान का तख्ता उलट दिया जाता है और आयतुल्लाह खुमैनी बनते हैं ईरान के नए लीडर। ईरान की इस नई रजीम को शिया मुस्लिम्स लीड कर रहे हैं और वो सारी वेस्टर्न पावर्स के बहुत खिलाफ हैं। हजारों मील दूर अमेरिका ये सब कुछ बहुत शौक में देख रहा है। मिडिल ईस्ट में उसका सबसे पुराना दोस्त अब उसका दुश्मन बन चुका है। लेकिन शौक में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि और भी बहुत से कंट्रीज हैं। ईरान ने पड़ोसी अरब कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरब, लेबनान, कुवैत और इराक तक रेडियो ब्रॉडकास्ट्स करनी शुरू की और वहां के लोगों को भी पंप करना शुरू किया कि वो भी इनकलाब के लिए सड़कों पर निकलें। इन सब अरब कंट्रीज को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। सऊदी किंग को डर है कि कहीं ईरान जैसी रेवोल्यूशन इधर आ गई तो शाह ऑफ ईरान की तरह उसका तख्ता भी उलट सकता है। इधर इराक में सद्दाम हुसैन को डर है कि ईरानी इनकलाब को देखते हुए कहीं इराक की शिया मेजॉरिटी आबादी भी उसके खिलाफ ना उठ खड़ी हो। लेकिन यहाँ पर सद्दाम हुसैन को एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है। असल में पिछले कई सालों से इराक और ईरान इस बॉर्डर पर लड़ते आए हैं। ये बॉर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेस पॉइंट है, क्योंकि यहीं से दोनों मुल्क अपना तेल बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। 1975 में इन दोनों कंट्रीज के बीच एक ट्रीटी हुई थी, जिसके बाद इराक को इस बॉर्डर का कंट्रोल ईरान को देना पड़ा। सद्दाम इस ट्रीटी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो चाहता था कि किसी भी तरह ईरान से ये एरिया वापस ले। और अब ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद उसे एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, बिकॉज इस रेवोल्यूशन ने पूरे ईरान को हिला कर रख दिया था। ईरानी आर्मी जिसको कभी अमेरिका फंड करता था, अब बहुत वीक हो चुकी थी, बिकॉज उसके ज्यादातर कमांडर्स या तो जेल में थे या फिर वो फांसी लग चुके थे और बाकी आर्मी बच जाने वाले शाह के सपोर्टर्स से लड़ रही थी। सद्दाम को लग रहा था कि ये परफेक्ट मौका है कि ईरान पर अटैक करके इन सारे ऑयल रिच एरियाज को वापस इराक में शामिल किया जाए। सद्दाम को ये भी लगता था कि अगर वो ईरान पर अटैक करते हैं तो पूरा अरब उनको सपोर्ट करेगा और वो एक तरह से पूरे अरब के लीडर बन जाएंगे। इसी माइंडसेट के साथ 1980 में सद्दाम 10,000 इराकी फौजियों के साथ ईरान पर अटैक करने का प्लान करता है। और अब जिस चीज की शुरुआत होने वाली है वो सिर्फ एक वॉर नहीं, बल्कि ऐसे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स हैं जो अगले 40 साल तक मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाले हैं। 22 दिसंबर 1980 को इराकी एयरफोर्स ईरानियन एयर बेसिस पर सरप्राइज अटैक करती हैं और दूसरी ही तरफ 10,000 इराकी फौजी बसरा क्रॉस करके सदरन ईरान में एंटर होते हैं। दूसरी तरफ ईरान के पास अभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वो फाइटर जेट्स हैं जो अमेरिका ने शाह ऑफ ईरान को दिए थे। ईरानी एयरफोर्स भी जवाब में इराकी ऑयल फील्ड्स पर बम्बार्डमेंट करती है। इस वॉर के असरात पूरे रीजन में फैलना शुरू होते हैं और कई फॉरेन प्लेयर्स भी इस वॉर में टपक पड़ते हैं। सबसे पहले एंट्री होती है इसराइल की। इसराइल चाहता है कि ये दोनों मुल्क आपस में लड़ते रहे, क्योंकि दोनों ही उसके अगेंस्ट हैं, मगर इसराइल को ज्यादा खतरा इराक से है। इसलिए इसराइल सीक्रेटली ईरान को हथियार सप्लाई करता है। हालांकि इसराइल और ईरान के बीच ईरानी रेवोल्यूशन के बाद से रिलेशंस बहुत हॉस्टाइल हो चुके हैं, बट वो कहते हैं ना, द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड। दूसरी तरफ सऊदी अरब और कुवैत इराक को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त ईरानी रेवोल्यूशन है और वो किसी